अमेरिका और सऊदी अरब की नाजुक मोड़ से गुजर रही दोस्ती में मोटी दरार डालने के लिए चीन ने बड़ा दांव चल दिया। चीन ने सऊदी अरब के साथ समंदर में युद्ध अभ्यास करने का ऐलान किया। दोनों देशों की नौसेनाओं की ये एक्सरसाइज अगले महीने चीन में होगी। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उस सैन्य अभ्यास के जरिए चीन अपने दुश्मन अमेरिका और उसके पुराने साथी रहे सऊदी अरब के बीच दुश्मनी के बीज बोने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का बड़ा और ताकतवर देश है। वो दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में, उससे दोस्ती की वजह से अमेरिका का पश्चिम एशिया में अच्छा खासा दखल रहा है। मगर बाइडेन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास आई है। चीन इसी बात का फायदा उठाकर सऊदी अरब को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है, ताकि वो पश्चिम एशिया से अमेरिका को बेदखल कर सके और वहाँ अपनी पैठ बना सके। अपने इसी प्लान के तहत चीन ने इसी साल मार्च में सऊदी अरब की ईरान से दोस्ती करवाई थी। इस बीच अपने पड़ोस में पैर पसारते अमेरिका से डरकर चीन ने उसे धमकी दे डाली कि अगर उसने अपने सैन्य गठबंधनों का विस्तार किया तो चीन उसका जमकर विरोध करेगा। चीन को इस बात का डर है कि कहीं अमेरिका हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में दूसरा नेटो न खड़ा कर दे, क्योंकि हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अमेरिका बहुत ही तेजी से चीन को घेरने के लिए जाल बिछाता जा रहा है। चीन के पूर्व में ताइवान अमेरिका की टीम में है। चीन के दक्षिण में फिलीपींस भी अमेरिका का साथी है, बल्कि वो तो अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसों पर एंट्री भी दे चुका है। इसी इलाके में ऑस्ट्रेलिया भी चीन का नया दुश्मन बना है और वो भी अमेरिका के साथ खड़ा है। बचे जापान और दक्षिण कोरिया, तो वो भी अमेरिका के पुराने दोस्त हैं। इसलिए चीन के मन में खौफ घर कर गया है कि कहीं अमेरिका हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में भी नेटो जैसा सैन्य गठबंधन न बना ले। यही वजह रही कि चीन ने धमकी दी कि वो सैन्य गठबंधनों के विस्तार का विरोध करेगा। उधर अपनी कंपनियों और कुछ नागरिकों पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने पर चीन भड़क गया। अमेरिका ने पिछले हफ्ते ईरान को ड्रोन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने में मदद करने के आरोप में चीन के खिलाफ यह कदम उठाया था, जिसे चीन ने अपने नागरिकों और कंपनियों का दमन बताया और अमेरिका को चेतावनी दी कि वो अपना फैसला वापस ले। ईरान के ड्रोन यूक्रेन की जंग में रूस की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो कहता है कि उसने यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस को अपने ड्रोन नहीं दिए। पर अमेरिका को ईरान की बात पर विश्वास नहीं, इसलिए पिछले हफ्ते अमेरिका ने न सिर्फ ईरान पर एक्शन लिया, बल्कि उसकी मदद करने के आरोप में चीन, तुर्की और रूस पर भी प्रतिबंध लगा दिए। इसी बात पर चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट पहुंच गए और वहां दुकानों में काम करने वाले कारीगरों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने उन कारीगरों के काम की सराहना भी की। और राहुल गांधी फर्नीचर मार्केट में औजार लेकर उनके साथ काम में हाथ आजमाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लकड़ी का काम करने वाले उन कारीगरों से हुनर भी सीखने की कोशिश की। उधर राजस्थान के कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के एक लड़के के सुसाइड करने से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वाला छात्र अपने पिता और बहन के साथ वहां रहकर पढ़ाई कर रहा था और इस दौरान उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। पता नहीं किस अज्ञात तनाव से इस बच्चे ने घर पे सुसाइड किया है। पुलिस के मुताबिक कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ी हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना के प्रमुख ने विदेशों से मिले हथियारों को खुद टेस्ट करके उनकी ताकत को परखा और अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। जिस जगह पर यूक्रेन के सैनिक उन हथियारों को चलाने का अभ्यास कर रहे थे, वो वहीं पहुंच गए और उनके सामने यूक्रेन के सैनिकों ने कई तरह के हथियारों से दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया। यूक्रेन की सेना के प्रमुख ने पहले जवानों के अभ्यास को देखा और फिर उन्होंने खुद भी एक ऑटोमेटिक गन चलाकर उसकी ताकत को परखा। साथ ही उन्होंने अपने जवानों को दूर के दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग दी। अपने सेना प्रमुख के सामने यूक्रेन के जवानों ने काफी देर तक जंग से निपटने का अभ्यास किया। बताया गया कि आधुनिक हथियारों से ट्रेनिंग लेने वाले उन जवानों को सीधे जंग लड़ने के लिए भेजा जाएगा, ताकि रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यूक्रेन लंबे वक्त से हथियारों की कमी से जूझ रहा है, इसीलिए उसे पश्चिमी देश हथियार भेज रहे हैं। उधर जापान के अपने बंद पड़े फुकुशिमा परमाणु प्लांट से ट्रीट किया हुआ रेडियो एक्टिव पानी प्रशांत महासागर में छोड़ने के बाद उसके पड़ोसी उसके विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। चीन के बाद अब रूस भी जापान के सी फूड पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि डर यह है कि प्लांट के उस पानी की वजह से जापान से आने वाले सी फूड में रेडिएशन हो सकता है। इसलिए पहले चीन ने जापान से इंपोर्ट होने वाले सी फूड को पूरी तरह बैन किया और अब उसका दोस्त रूस भी ऐसा ही कदम उठाने के बारे में सोच रहा है। रूस इस साल अब तक जापान से 118 टन सी फूड इंपोर्ट कर चुका है और वो चीन को सी फूड सप्लाई करने वाले बड़े देशों में भी शामिल है। इसी वजह से रूस जापान के सी फूड के इंपोर्ट पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि जापान ने पिछले महीने राजधानी टोक्यो के उत्तर में मौजूद फुकुशिमा परमाणु प्लांट के पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू किया था। और फुकुशिमा वो परमाणु प्लांट है जो 12 साल पहले भयानक सुनामी में तबाह हो गया था, इसलिए उसका पानी दुनिया को डरा रहा है। मगर जापान शुरुआत से कहता आ रहा है कि फुकुशिमा परमाणु प्लांट का ट्रीट किया हुआ रेडियो एक्टिव पानी बिल्कुल सुरक्षित है। इधर भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में 132 देशों के बीच अपना 40वां स्थान बरकरार रखा। पिछले साल भी भारत इस लिस्ट में 40वें नंबर पर था, जिसका मतलब है कि भारत नई तकनीक और नए स्टार्टअप के मामले में दुनिया के कई देशों से आगे है।
2015 में भारत इस रैंकिंग में 81वें स्थान पर था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की इस रैंकिंग को संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया। इस बीच दिल्ली के नंद नगरी में एक लड़के की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक रोज पहले वहां चोरी के आरोप में एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यही नहीं, पुलिस ने उस घटना के वीडियो की भी जांच की और कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में शामिल एक नाबालिग को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने चोरी के शक में मोहम्मद इसरार नाम के उस लड़के को बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उस लड़के के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। उधर अमेरिका की विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने ऐसा बयान दिया कि अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक भूचाल आ गया। उन्होंने एक कार्यक्रम में 2 टूक कह दिया कि अगर वो अगले साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो जंग में यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। जबकि यूक्रेन की जंग असल में रूस और अमेरिका के बीच की लड़ाई है। अमेरिका जी भरकर यूक्रेन को हथियार से लेकर दूसरी तरह की मदद पहुंचा रहा है, और अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में टिका हुआ है तो उसकी बड़ी वजह उसे अमेरिका से मिल रहा साथ है। मगर विवेक रामास्वामी ने साफ साफ कह दिया कि चूंकि पुतिन एक तानाशाह हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन अच्छा है। अपने बयान के समर्थन में विवेक रामास्वामी ने दलील दी कि अमेरिका का असली दुश्मन चीन है और यूक्रेन का साथ देकर अमेरिका रूस को चीन के और करीब ले जा रहा है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इस बीच अमेरिका और चीन की दुश्मनी बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि अमेरिकी संसद के एक कर्मचारी ने वहां की मीडिया से दावा किया कि चीन की सरकार से जुड़े हैकरों ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय के 60,000 ईमेल चुरा लिए। जून में सामने आया था कि चीन की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्रालय में हैकिंग करवाई गई, मगर अब पता चला कि वो हैकिंग कितनी बड़ी थी। क्योंकि चीन के हैकरों ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के 10 कर्मचारियों के ईमेल अकाउंट से करीब 60,000 ईमेल चुरा लिए। चीन के हैकरों ने अमेरिका के जिन सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया वो हिंद और प्रशांत महासागर इलाके पर काम कर रहे थे, और चीन और अमेरिका के बीच हिंद और प्रशांत महासागर का इलाका ही विवाद की जड़ बना हुआ है। दोनों देश वहां अपनी अपनी खेमेबंदी में लगे हैं। इस बीच अमेरिका ने मल्टीनेशनल कंपनियों को चीन से जुड़े हैकरों के एक ग्रुप से भी सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी। उधर यूरोप के देश सर्बिया ने कोसोवो में 4 दिन पहले पुलिस और सर्ब समुदाय के हमलावरों के बीच हुई मुठभेड़ में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया, जबकि कोसोवो लगातार आरोप लगा रहा है कि उसके उत्तरी इलाके पर धावा बोलने वाले हमलावर सर्बिया से आए थे और उन्हें ट्रेनिंग से लेकर हथियार सर्बिया ने ही दिए थे, जिसकी बदौलत सर्ब समुदाय के करीब 30 हथियारबंद लोगों ने उत्तरी कोसोवो के एक गांव में एक मशहूर मॉनेस्ट्री को भी अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद कोसोवो की पुलिस ने मुठभेड़ में हमलावरों को खदेड़ दिया था। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया, पर सर्बिया कोसोवो को अपना ही हिस्सा मानता है। कोसोवो का उत्तरी हिस्सा सर्बिया की सीमा से लगता है, इसलिए उस इलाके में बवाल मचा रहता है। वहां ताजा तनाव के लिए भी कोसोवो ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया, मगर सर्बिया ने कोसोवो के आरोपों को सफेद झूठ बता दिया।